बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि पीएम मोदी को मिली है जान से मार देने की धमकी, 500 करोड़ रुपए की मांगी है फिरौती। तेजस्वी यादव ने केंद्र से की पूरे देश में जातीय गणना कराने की मांग, क्या डिप्टी सीएम की गुगली में फंसेंगे बीजेपी। फरवरी में होगी सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं, जाने कब आएगी डेट शीट। बिहार में एनडीए को लगेगा झटका, नीतीश के साथ फिर आएंगे जीतन राम मांझी। बीजेपी की बड़ी मांग, जाति गणना रिपोर्ट सही तो हिंदू राज्य बने बिहार। एआईएमआईएम नेता भड़के, कहा देश किसी की बपोती नहीं। बिहार जाति सर्वे में 73% मुसलमान पिछड़े वर्ग के, इस्लाम में जाति पर छिड़ी नई चर्चा। इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का लाभ, चेक करें कहीं आपका भी तो नाम नहीं है शामिल। शहाबुद्दीन की राह पर ओसामा, इस मामले में चर्चा में आए पूर्व सांसद के बेटे का नाम, धमकी भरा ऑडियो वायरल, बोला केस हुई तो देखल जाई। जातीय सर्वे के बाद क्या तेजस्वी मुसलमान नेता को बनाएंगे सीएम, प्रशांत किशोर ने बताई आरजेडी की पॉलिटिक्स। प्रेमिकाओं से परेशान है मंत्री तेज प्रताप यादव, इस काम के लिए जताया विरोध, जाने पूरा मामला। अब 12 अक्टूबर तक भरे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के फॉर्म, बीएसईबी ने बढ़ाई तिथि। बिहार की नदियों से विलुप्त हो रही है मछलियां, जाने रिवर रेसिंग से कैसे बचाई जाएगी खास प्रजातियां। बिहार के पूर्णिया से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव, किया बड़ा ऐलान। बिहार की बेटी 180 देशों के सामने करेगी भारत का प्रतिनिधित्व, विश्व पटल पर रखेगी अपनी बात, किशनगंज की बेटी रोशनी परवीन ने कर दिया कमाल। यूपीआई के जरिए यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से गलत शख्स के पास चला गया है पेमेंट तो नो टेंशन, आसान स्टेप्स फॉलो करके वापस ले अपना पैसा। आयुष्मान ऐप पर घर बैठे बना सकते हैं गोल्डन कार्ड, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की मिलेगी सुविधा, फॉलो करें ये टिप्स। बिना मानक के हेलमेट पहनने वालों की नहीं है खैर, 9 अक्टूबर से हेलमेट पहनने के बावजूद लग सकता है 1000 रुपये का जुर्माना, जान लीजिए नया नियम। बिहार के 28 जिलों में तैनात होगी मोबाइल फॉरेंसिक लैब, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में होगी डीएनए यूनिट की स्थापना। जातिगत जनगणना करने वाले कर्मियों की बल्ले बल्ले, दुर्गा पूजा में मिलेगा मानदेय। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में बढ़ेगी सख्ती, आंखों की जांच होगी अनिवार्य, देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। जातीय गणना में असल से कम है मुसलमान, ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम बोली, केरल की तरह मुस्लिम आरक्षण दो। बिहार में छत पर लगाए सोलर प्लेट, सरकार देगी पैसा। हो जाए तैयार, बिहार में इस दिन आएगी ठंड, आपको आगे बताएंगे इस बारे में विस्तार से। दोस्तों बात करते हैं विस्तार से, तो बात करते हैं कि बिहार में हुई जातीय जनगणना को लेकर के पूरे देश में खूब चर्चा हो रही है। इस मुद्दे पर जम करके बयानबाजी हो रही है। वहीं इसको लेकर के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि अब तो पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग उठी है और होना भी चाहिए। देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जब सरकार उसी हिसाब से तो नीतिगत फैसला लेगी। जब सारे क्षेत्रीय दल आज बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं,
जब देश भर में जनता भी बीजेपी से परेशान हो गई है। बीजेपी को देश भर में जातिगत गणना करानी चाहिए। वहीं जातीय सर्वे लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे महागठबंधन सरकार काफी खुश है। जब तेजस्वी यादव ने पूरे देश में जातीय सर्वे कराने की मांग करके बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ा कर दी है। जब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव में भी पार्टियां राज्यों में जातीय आधारित गणना कराने का वादा कर रही है। जब ये कार्य तो मानवता के लिए हुए हैं। जब सरकार के पास साइंटिफिक डेटा होने चाहिए जिसके अनुसार योजना बनाई जा सके। जहाँ हम लोग तो कई बार मांग कर चुके हैं। जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उन लोगों को तो पीएम से बोल करके पूरे देश भर में जातीय गणना करानी चाहिए। यहाँ तो जनगणना भी नहीं हो रही है। जब कौन सी स्थिति में आबादी है इसकी तो जानकारी होनी चाहिए। इसके अनुसार ही तो सरकार काम करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप बिजली बिल से बचना चाहते हैं तो फिर आप अपने घर की छत पर सोलर प्लेट लगा सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार द्वारा राज्य में बिहार सोलर रूफ टॉप योजना चलाई जाती है। जब इसके तहत लोगों को अनुदान पर पैसा दिया जाता है। जब खबर के अनुसार बिजली उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा करके सरकार से 40% तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। जब साथ ही साथ बार बार बिजली बिल जमा करने के झंझट से मुक्ति पा सकते हैं। आपको बता दें कि बिजली उपभोक्ता अपने निजी क्षेत्र, हाउसिंग सोसाइटी एवं कार्यालय क्षेत्र में 1 किलोवाट से 500 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगा करके सरकार से सब्सिडी ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत सरकार राज्य के यानी कि बिहार के लोगों को 3 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप के लिए 40% और 10 किलोवाट तक के रूफटॉप के लिए 20% तक सब्सिडी देती है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने इलाके की बिजली कंपनी की वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गर्मी और फिर उमस का सामना कर रहे लोगों को जल्द ही इससे छुटकारा मिलने वाला है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अक्टूबर तक मानसून के बिहार से वापस लौटने की संभावना है। इसके बाद बिहार में ठंड का आगमन शुरू हो जाएगा यानी कि ठंड शुरू हो जाएगी। खबर के अनुसार बिहार से आमतौर पर 8 से 10 अक्टूबर तक मानसून को वापस लौटने का मानक तय होता है। लेकिन इस साल मानसून के वापस जाने में थोड़ी देरी हो रही है। हालांकि 15 अक्टूबर तक मानसून बिहार से वापस चला जाएगा। आपको बता दें कि मानसून की वापसी के बाद बिहार में ठंड का मौसम शुरू हो जाएगा। इसलिए आप ठंड की तैयारी कर ले क्योंकि नवंबर महीने से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी कुछ दिन बिहार में बारिश की उपस्थिति बनी रहने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के माने तो बिहार में इस बार मानसून की वापसी देरी से हो रही है जिसके कारण ठंड के मौसम शुरू होने में 10 दिन से अधिक का समय लगेगा। इससे इस बार दिसंबर से ज़्यादा जनवरी महीने में ठंड पड़ने के आसार हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना के महागठबंधन सरकार के मास्टर स्ट्रोक ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। नीतीश कुमार ने जातीय सर्वेक्षण के जरिए एक नई सियासत को जन्म दे दिया है। बीजेपी अब इसकी काट ढूंढने में लगी हुई है। हालांकि जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को सर्वे में सबसे अधिक दिखाई गई जातियों पर फोकस करने का निर्देश दिया है। जब बीजेपी के नेता एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र और फिर हिंदू राज्य का राग अलापने लगे हैं। बीजेपी विधायक बचौल ने कहा है कि बिहार में हिंदुओं की आबादी 82% है। हिंदुओं की बहुलता को देखते हुए बिहार को हिंदू राज्य घोषित कर देना चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ भी आबादी अधिक होने के कारण हिंदुओं को अधिक मिलना चाहिए। दरअसल बीजेपी की चिंता इस बात को लेकर भी है कि अररिया, किशनगंज, कटिहार, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी जैसे सीमावर्ती जिलों में हिंदू आबादी अल्पसंख्यक हो गई है। इन जिलों में विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि वहां मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन करना चाहिए। अब तो बिहार में एक खास वर्ग द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित करने की घटना भी बढ़ने लगी है, ये कहना है बीजेपी का। वहीं पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अक्सर मुसलमानों को लेकर के तल्ख टिप्पणी करने के लिए मशहूर माने जाते हैं। मुसलमानों को लेकर के हमेशा विवादित बयान देते हैं। मुसलमानों से बीजेपी नेता केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह को नफरत है। गिरिराज सिंह मुसलमानों को देखना नहीं चाहते हैं। जहाँ उनको मुसलमान चुभ रहे हैं, उनकी आंखों में चुभ रहे हैं। जब वो चाहते हैं कि मुसलमान इस देश से, इस बिहार से छोड़ करके चले जाए या फिर उनके नीचे दबे रहें। लेकिन गिरिराज सिंह को ये नहीं मालूम है कि मुसलमान किसी कीमत पर डरने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि 1947 में जब पाकिस्तान अलग हो गया तो उसी वक्त मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। जब कई मौके पर वे मुसलमानों को लेकर के इसी अंदाज में बयान देते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये भी कह चुके हैं कि जिन्ना की सोच वाले लोगों को बंटवारे के समय ही पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना और फिर आर्थिक सर्वेक्षण करने वाले कर्मचारियों को बिहार सरकार त्योहारों के मौसम में
तोहफा देने वाली है। दरअसल बिहार में जातिगत जनगणना और फिर आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में लगे कर्मियों को दुर्गा पूजा के मौके पर उनका मानदेय मिल जाएगा। जाति आधारित गणना और फिर आर्थिक सर्वेक्षण करने वाले कर्मचारियों के लिए नीतीश सरकार ने 212 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि जिलों को जारी कर दी है। यानी कि जाति गणना करने में जो कर्मचारी लगे हुए थे उनके लिए बिहार सरकार राशि जारी कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में अब सख्ती बढ़ जाएगी। जी हाँ, यही नहीं, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में आंखों की जांच की अनिवार्य कर दिया गया है। जब बिहार में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग यातायात व्यवस्था में लगातार बदलाव कर रही है। इसी कड़ी में विभाग बहुत जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय कमर्शियल या सामान्य वाहन चालकों का नेत्र यानी कि आँख जाँच कराएगी। यानी कि इसे हर उम्र के लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। वर्तमान में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पहुंचे 40 से अधिक उम्र के लोगों से मेडिकल सर्टिफिकेट लेने का नियम है, लेकिन इसकी अनदेखी करते हुए राज्य भर में ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। जब विभाग ने सभी जिलों को इस नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 40 की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराते समय मेडिकल प्रमाण पत्र सरकारी डॉक्यूमेंट का मान्य होगा। जी हाँ, इसको लेकर भी जल्द ही विभाग नियम में बदलाव करेगी। फिलहाल मेडिकल प्रमाण पत्र के नाम पर रिन्यूअल कराने वाले किसी भी चिकित्सकों से लिखवा करके ले आते हैं या फिर नहीं लाते हैं, ये तो दलाल के माध्यम से सब काम हो जाता है। इस कारण से विभाग ने ये निर्णय लिया है। आपको बता दें कि बिहार में अलग अलग सड़कों पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती है। इसमें 37% लोगों की जान चली जाती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के बड़ी बात कह दी है। एआईएमआईएम का कहना है कि बिहार में मुसलमानों की जितनी संख्या बताई गई है असल से वे कम है, असल कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा है। यही नहीं, एआईएमआईएम का कहना है कि बिहार में भी केरल की तरह मुस्लिमों को आरक्षण दो। आपको बता दें कि बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े जारी होने के बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर जाति गणना के आंकड़े में हेराफेरी करने का आरोप लगा रहा है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आरक्षण के कोटे में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से आरक्षण का कोटा तय करने की मांग की है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान ने कहा है कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की तर्ज पर बिहार में भी ऐसा किया जाना चाहिए। शुक्रवार को प्रदेश दफ्तर में पत्रकारों से बात करते हुए अख्तर ईमान ने कहा है कि जाति आधारित गणना में मुस्लिमों की संख्या घटाने की साजिश की गई है। जब गुरुवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुसलमानों की जो उपजाति मुस्लिम, कलाल, इराकी को हिंदू में जोड़ा गया है। इनकी आबादी बिहार में 10 से 15 लाख है। इनको जोड़ने के बाद मुस्लिमों की संख्या 19% हो जाती है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना ऐतिहासिक पहल है और इसका दूरगामी परिणाम होना तय है। अब जब बिहार में ओबीसी की संख्या 63% है तो फिर इसका आरक्षण बढ़ाकर के 50% किया जाना चाहिए। इस बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार मंत्रिमंडल के पूर्ण गठन करने की मांग की है। जो उन्होंने कहा है कि अभी बिहार मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग के 13 सदस्य हैं, जिसमें अकेले यादव जाति के 8 हैं। वही जाति गणना में सबसे ज्यादा 37% संख्या वाले अति पिछड़े वर्ग के मात्र 3 ही मंत्री हैं। दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें कि गुरुवार को पप्पू यादव ने दावा किया है कि पूर्णिया उनकी कर्मभूमि और जन्मभूमि है। अगर वे 2024 में संसद पहुंचे तो फिर इसे बिहार की दूसरी राजधानी बनाने के लिए लड़ेंगे। पप्पू यादव ने पूर्णिया के मतदाताओं से अपील की है कि उन्हें 5 महीने दें और अगले 5 साल ले ले। जब पप्पू यादव ने पार्टी की का घोषणा पत्र भी जारी किया है और कहा है कि पूर्णिया में हवाई अड्डा, सहरसा में एम्स, बचे हुए बिहार और फिर दिल्ली के साथ अच्छी रेल कनेक्टिविटी पार्टी का मुख्य एजेंडा रहा है। जब पूर्णिया के कला भवन में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मैं यहाँ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि आपके परिवार के सदस्य, आपके बेटे, आपके भाई के रूप में आया हूँ। मुझे अपने 5 महीने दीजिए और अपने जीवन के अगले 5 साल ले लीजिए। उन्होंने कहा है कि हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है। हम हर व्यक्ति के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सहित मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं लगाएंगे। मैं बिहार के लोगों के लिए 50 लाख नौकरियों की गारंटी देता हूं। जब पप्पू यादव ने कहा है कि मैं हमेशा विकास के बारे में बात करता हूं और राज्य के गरीब लोगों को मदद प्रदान करता हूं। मैं कभी भी हिंदू मुस्लिम राजनीति में नहीं रहा और फिर मेरा आपके साथ भाईचारे का रिश्ता है। जब कोरोना महामारी के दौरान जब कोटा और अन्य जगहों में हजारों लोग फंसे तो फिर मैंने बिहार तक उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की थी। दोस्तों, बिहार की एक बेटी ने पूरे राज्य में अपना नाम रोशन कर दिया है।
आपने लता मंगेशकर की मशहूर गाना मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है तो ज़रूर सुनी होगी। इस गाने को चरितार्थ किशनगंज की एक बेटी ने की है। दरअसल किशनगंज के एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाली रोशनी परवीन अब संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। रोशनी परवीन एक गरीब परिवार से हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। वहीं अब दुनिया के 180 देशों के सामने रोशनी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से जेनेवा और स्विट्जरलैंड में विश्व युवा सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जहाँ इसमें किशनगंज की रोशनी परवीन भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही रोशनी परवीन अब विश्व पटल पर अपनी बातों को रखेगी। ये सच में बिहार के साथ साथ हमारे देश के लिए गर्व की बात है। जानकारी के अनुसार विश्व युवा सम्मेलन 16 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जेनेवा में आयोजित की जाएगी। इस युवा सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूरे विश्व से मात्र 6 युवाओं का चयन किया गया है। जहाँ इसमें किशनगंज की रोशनी परवीन भी शामिल है, जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। जहाँ अपनी उपलब्धि को लेकर की रोशनी कहती है कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चियों को आगे लाया जाए, जब वे पढ़ाई पूरी कर पाए। ये उपलब्धि मैं बाल विवाह का डस झेल रही लड़कियों को समर्पित करना चाहती हूँ। बाल विवाह की पीड़ा मैंने खुद झेला है। हम चाहते हैं कि ये पीड़ा कोई और लड़कियाँ नहीं झेले। दोस्तों, आज हर जगह पेमेंट करने के लिए हम UPI का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम आदि का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ ये भी मानना पड़ेगा कि इस टेक्निक से भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में क्रांति आ गई है, क्योंकि बिना किसी झंझट के पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन सुविधा कभी कभी काम को गड़बड़ भी कर देती है। जल्दबाजी या फिर किन्हीं और कारणों से गलत पेमेंट भी हो जाती है। इसमें सवाल उठता है कि उस पेमेंट को कैसे वापस किया जाए। जहाँ TOI यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने इस समस्या से निपटारा के लिए UPI ऑटो रिवर्सल सिस्टम लागू किया है। इस सुविधा के साथ आप विशिष्ट स्थिति में आप UPI हो चुके गलत लेन देन को वापस ले सकते हैं। जहाँ UPI से हुए गलत ट्रांजैक्शन के बाद पैसे वापस पाने के लिए आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपने गलती से गलत UPI ID या फिर मोबाइल नंबर पर पैसे भेज दिए हैं, तो फिर सबसे पहले आप इसे वापस करने का अनुरोध कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप कोई भी ऐसा लेन देन देखते हैं जिसे आप अधिकृत नहीं किया है, तो फिर तुरंत अपने बैंक या फिर UPI सेवा प्रदान को इसकी सूचना दे सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस बार लेन देन सफल हो जाने के बाद इसे पूर्वतः नहीं किया जा सकता है। इसीलिए किसी भी गलती से बचने के लिए UPI लेन देन करने से पहले डिटेल्स की दोबारा जांच करनी ज़रूरी है। इन शर्तों को ध्यान में रखकर के आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको कभी भी UPI लेन देन के लिए रिवर्सल का अनुरोध करने की आवश्यकता पड़े तो फिर आप तैयार हैं। याद रखें कि UPI का उपयोग करते समय लेन देन का रिकॉर्ड रखना, सतर्क रहना, अपना UPI पिन सुरक्षित रखना और फिर जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसकी डिटेल्स जांच करना आदि रखें। यदि आपने कोई भी UPI लेन देन किया है जिसे आप रिवर्स करना चाहते हैं, यानी कि पैसे वापस पाना चाहते हैं, तो पहला कदम अपने बैंक या फिर UPI सेवा प्रदाता के कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करना है। लेन देन का रेफरेंस नंबर, तारीख और फिर रकम समेत सभी डिटेल्स देना जरूरी है। इसके बाद वे पैसे वापस कराने में आपकी मदद कर सकते हैं। UPI लेन देन के मामले में तुरंत रिपोर्ट करना जरूरी होता है। यदि लेन देन रिवर्सल की शर्तों को पूरा करता है और आपका बैंक या UPI सेवा प्रदाता मंजूरी देता है, तो फिर ये UPI ऑटो रिवर्सल प्रक्रिया शुरू हो जाती है। विशिष्ट प्रदाता और फिर उनकी नीतियों के आधार पर इसमें कुछ समय भी लग सकता है। एक बार UPI ऑटो रिवर्सल प्रक्रिया पूरी हो जाने पर आपको अपने बैंक या फिर UPI सेवा प्रदाता से कन्फर्मेशन प्राप्त होगी। यदि रिवर्सल सफल होता है तो फिर पैसे आपके खाते में वापस जमा कर दिया जाएगा। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के तहत अगर आप गोल्डन कार्ड बनाना चाहते हैं तो अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको गोल्डन कार्ड बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों में दौड़ या फिर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आयुष्मान ऐप लाया है, जहाँ इससे लाभुक खुद अपना कार्ड बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। जहाँ इंटरनेट मीडिया के जानकार स्नेह सिंह चौहान बताते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इस ऐप को इंस्टॉल करें। इसके बाद वहां मुख्य पृष्ठ पर लाभुक या फिर ऑपरेटर दिखेगा, वहां जाकर के लाभुक को क्लिक करें। आपको बता दें कि 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव्य कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जहां उस दिन इस ऐप की घोषणा की थी, जहां अब ये काम करने लगा है। जहां बताया जाता है कि आयुष्मान भारत योजना के 5 साल पूरे होने पर विभिन्न जगहों पर कैंप लगा करके लोगों का कार्ड भी बनाया जा रहा है। इसके लाभुक हर साल अपने परिवार के किसी भी सदस्य
का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज पूरे देश में अपनी सुविधा के अनुसार टैग निजी क्लिनिकों में भी जमा कर सकते हैं। यह साल 2011 की जनगणना के अनुसार इसे भी तैयार किया जा गया है। यह इसमें दर्ज लाभुक किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से अब खुद ही आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। इसके चयन करते ही आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, जहाँ उस पर एक OTP आएगा। OTP डाल करके लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही एक नया पेज खुलेगा, जब वहाँ आपसे संबंधित ब्यौरा मांगा जाएगा। जब वहाँ सारा ब्यौरा को दर्ज करें। दर्ज करने के दौरान आपसे आपके परिवार का ID, राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, नाम या फिर लोकेशन मांगा जाएगा, जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। आप उसको दर्ज कर दें, उसके बाद आपका आयुष्मान गोल्डन कार्ड बन जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिना मानक के हेलमेट पहनने वालों की अब खैर नहीं है। अगर आप भी हेलमेट पहनते हैं और ब्रांडेड हेलमेट नहीं पहनते हैं, लोकल हेलमेट पहनते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बुरी खबर है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर चालान कटना तो सबको पता है, लेकिन अब हेलमेट पहनने के बावजूद भी चालान कट सकता है। केंद्र सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने संशोधित नियमों को नोटिफाई कर दिया है, जहाँ रोड एक्सीडेंट में बेकार क्वालिटी का हेलमेट पहनने से हो रही मौतों को रोकने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में शामिल कर लिया गया है। इसके तहत बिना स्टैंडर्ड मानक का हेलमेट पहन करके बाइक चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मानक के तहत हेलमेट नहीं होने पर निर्माता और फिर बेचने वालों पर पहली बार 2 लाख रुपये, तो फिर दूसरी बार 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और फिर 6 माह की सजा का प्रावधान है। वही नोटिफिकेशन के अनुसार घटिया हेलमेट पहनने वालों को बिना हेलमेट की श्रेणी में माना जाएगा। जहाँ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूची जारी कर दी है। सूची में शामिल होने के बाद हेलमेट निर्माता कंपनियां सब स्टैंडर्ड्स यानी कि बिना मानक वाले हेलमेट का निर्माण नहीं कर सकेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार हेलमेट निर्माता कंपनियों को लाइट वेट वाले हेलमेट का निर्माण करना होगा, जिसका वजन 1 किलो 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा, और फिर उसमें एयर वेंटिलेटर होना अनिवार्य है। दोस्तों बिहार वासियों के लिए ट्रैफिक से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर सामने आई है। अब सभी जिलों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सिर्फ ई-चालान ही काटा जाएगा। नवंबर तक मैनुअल चालान को बिहार में पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। बिहार पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक ADG सुधांशु कुमार की माने तो इस नियम के पूरे प्रदेश में लागू होने से कई तरीके के लाभ भी होंगे। बताया जाता है कि चालान से संबंधित जानकारी ऑनलाइन अपलोड हो सक जाती है। इस पर सिर्फ ये डालना होता है कि चालान ने कौन सा नियम तोड़ा है, जहाँ उसके बाद चालान अपने आप जनरेट हो जाता है। इस मशीन से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यह इस मौके पर ADG ट्रैफिक ने कहा है कि ई-चालान की प्रणाली लागू होने से पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी। किस जुर्म के लिए कितना जुर्माना देना होगा पूरी तरीके से स्पष्ट होगा। घर बैठे चालान की जानकारी मिलेगी। ADG ने बताया है कि हैंड हेल्ड डिवाइस एक ऐसा उपकरण है जिससे ई-चालान काटा जाता है। ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में कैमरा लगा रहता है, जबकि हाथों में ये मशीन रहती है। इस विशेष उपकरण में सिम लगा होता है, जो सीधे परिवहन विभाग के पोर्टल से जुड़ा हुआ होता है। इस मशीन में वाहन का नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस संख्या डालने पर भी उस व्यक्ति या फिर वाहन से संबंधित सारी जानकारी भी सामने आ जाती है। सुधांशु कुमार ने आगे बताया है कि किस जुर्म के लिए कितना जुर्माना है, इसकी भी जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाती है। इस कारण अब किसी भी प्रकार की अनियमितता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। वर्दी के साथ अन्य उपकरणों पर कैमरे लगे होंगे। ट्रैफिक ADG सुधांशु कुमार ने बताया है कि जुलाई माह के पहले चरण में 1 दर्जन जिलों में पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में इसे लागू कर दिया गया था। जब 18 बचे हुए जिलों में भी 30 नवंबर तक ये सुविधा शुरू हो जाएगी। आपको बता दूं कि आरा, बिहार शरीफ, छपरा, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार में मैनुअल चालान को बंद कर दिया गया है। इसके लिए 810 HSD का वितरण भी किया गया था, जिसमें चालान काटा जाता है। वहीं दूसरे चरण में नवगछिया, मोतिहारी, बक्सर, मधुबनी, रोहतास, वैशाली, समस्तीपुर, सीवान, नवादा और बेतिया में भी मैनुअल चालान बंद करके इलेक्ट्रॉनिक चालान काटा जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब बिजली की किल्लत नहीं होगी, क्योंकि बिहार में एक और बिजली घर बनेगा। जब बिहार सरकार ने भागलपुर की पीरपैती में नया कोयला बिजली घर बनाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। जब ये बिजली घर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल होगा, जब यहाँ 800 मेगावाट की 2 यूनिट लगेगी, जिससे 1600 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। दरअसल लखीसराय के कजरा और फिर भागलपुर के पीरपैती में 660 मेगावाट की 2 यूनिट बिजली घर का निर्माण होना था, जहाँ इसके लिए 1000 एकड़ से अधिक जमीन का भी अधिग्रहण कर लिया गया था। लेकिन तकनीकी कारणों से राज्य सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है, जहाँ तब ये तय हुआ है कि कजरा और फिर पीरपैती में सोलर बिजली घर बनाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर
सीतामढ़ी में पत्रकारों से पूछा है कि जातिगत गणना के बाद तेजस्वी यादव बराबरी की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या वे किसी मुसलमान नेताओं को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर जितनी आबादी उतना हक दिलाएंगे? इस पर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और फिर नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पिछले 32 सालों से बिहार में शासन कर रहे हैं। बिहार में कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि बिहार में इन वर्गों के प्रतिनिधित्व के बारे में आप बात कर रहे हैं। पिछले 32 साल से आपने इस वर्ग के लिए क्या किया है? जातिगत जो सर्वे आया है उसका कोई भी महत्व नहीं है, जब बिहार में किसको नहीं मालूम है कि 35% अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं। सवाल है कि इन समाज के उत्थान के लिए उन्होंने क्या किया? जब प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि आज की जो महागठबंधन सरकार है, जब उसमें से अति पिछड़ा समाज के कितने एमएलए हैं, अति पिछड़ा समाज के कितने लोगों को मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया है, जब उनसे ये पूछ लीजिए कि जो लोग, जो विभाग दिए गए हैं अति पिछड़ा और फिर दलित समाज के या फिर अल्पसंख्यक समाज के मंत्री हैं भी, उनको कौन सा विभाग दिया गया है? जन भागीदारी की जो बात कर रहे हैं तो फिर इनको शुरुआत खुद से करनी चाहिए। चाचा भतीजे कुंडली मार करके खुद कुर्सी में बैठे हुए हैं और दूसरे से कह रहे हैं कि इनको हक मिलना चाहिए। आप उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। नीतीश कुमार कल कैबिनेट का विस्तार करें और फिर अल्पसंख्यक और दलित समाज के लोगों को उनका प्रतिनिधित्व दें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री एवं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव इस समय काफ़ी परेशान हैं, लेकिन क्यों, ये भी सवाल है। आपको बता दूं कि ये परेशानी बिहार के विकास या फिर बीजेपी केंद्र सरकार की नहीं बल्कि प्रेम करने वालों की वजह से है। जी हाँ, अब तेज प्रताप यादव को प्रेमी प्रेमिकाओं से भी नफरत होने लगी है। आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव को उन प्रेमी प्रेमिकाओं के जोड़े से नफरत हो रही है जो पैरों में अपना नाम लिख देते हैं, जिसका विरोध उन्होंने किया है। दरअसल राजधानी पटना में गुरुवार को वे एक कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि कई पार्कों का जब हमने निरीक्षण किया तो फिर वहां देखा कि लड़का लड़की सब अपने नाम लिख देते हैं, या ऐसा नहीं होना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि एक ओर तो युवा पर्यावरण बचाओ पेड़ लगाओ का नारा देते हैं, वहीं दूसरी ओर वहीं युवा अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख करके पेड़ पर लिख देते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा करके वे पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा है कि कई ऐतिहासिक इमारतों की दीवारों पर भी ऐसा नाम लिखे हुए देखे जा सकते हैं। दोस्तों, AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने एक बड़ी बात कह दी है। आपको जैसे कि पता है कि बिहार में जातिगत जनगणना का रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद लगातार कई तरह की चर्चाएं हो रही है। इसके साथ ही कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। इस बीच AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने जातिगत जनगणना की जारी किए गए रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट में जिनकी आबादी बढ़ी है उससे साफ पता चलता है कि SC ST और OBC बिरादरियों में आज भी लोग निरक्षर लोग हैं। अख्तरुल इमान ने सरकार को हिदायत दी है कि OBC आबादी के लिए सरकार 50% आरक्षण लागू करें। उन्होंने कहा है कि उसमें OBC मुसलमान को भी हिस्सा मिलनी चाहिए। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा है कि कलाल बिरादरी के लोगों को मुसलमान से निकाल करके हिंदू बिरादरी में शामिल कर दिया गया है, जबकि कलाल बिरादरी के लोग मुसलमान बिरादरी से आते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि कलाल बिरादरी को मुस्लिम आबादी में जोड़ दी जाती है तो फिर बिहार में मुसलमान की आबादी 19% हो जाती है। अख्तरुल इमान का कहना है कि सरकार अब जब जनगणना प्रकाशित करती तो फिर उसके अनुसार अब लोगों के लिए सरकार जल्द से जल्द योजना बनाए ताकि लोगों को योजना का लाभ जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी की है, जहां उनको शकुन कहते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी लुंगी पहने और कुआं पर चले जाएं, पानी भर करके किसानों को पिलाएं। उन्होंने ये प्रतिक्रिया लालू प्रसाद यादव को लेकर के दिए गए सम्राट चौधरी के बयान पर दिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहाँ मीडिया के सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता हरिभूषण ठाकुर ने बिहार को हिंदू राज्य बनाने की मांग की थी, जहां इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि क्या बिहार हिंदू राज्य हो जाएगा? जब उनकी इंसानियत मर गई है, देश की जनता को बेवकूफ़ ना बनाएं, उनके कारनामे जनता देख चुकी है। जब वहीं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के क्षेत्रवाद और फिर परिवारवाद की पार्टी खत्म हो जाएगी, पर उन्होंने कहा कि खुद उनकी पार्टी तो खत्म हो गई है, हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होना है। इससे पहले सम्राट चौधरी ने सवाल उठाया था कि बिहार में जातीय जनगणना किस मैकेनिज्म से हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खुद किसी और जाति के हैं और फिर उनकी पत्नी का धर्म ही अलग है। जब बिहार में बड़े पैमाने पर अंतर जातीय और फिर अंतर धार्मिक शादियां हुई है, जब उनकी गणना कैसी हो गई। जहाँ इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार और फिर लालू प्रसाद यादव को चुनौती देता हूं कि वे कुर्सी छोड़ करके अति पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाएं, तब हर कोई यही सोचेगा कि उन्हें अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान की चिंता है।
दोस्तों, अपने बिहेवियर से सुर्खियों में रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल इस बार दबंगई को लेकर के चर्चा में हैं। वे पटना में जनता दल यूनाइटेड ऑफिस पहुंचे, यानी कि जेडीयू ऑफिस पहुंचे थे। यहां पत्रकारों के सवाल पर, यानी कि यहां के पत्रकारों ने सवाल किया है कि विधायक जी, आप पिस्तौल लहराते हुए अस्पताल में गए थे, आखिर क्यों? इस पर विधायक जी का पारा कुछ इस कदर हाई हुआ कि वे आपा खो बैठे और फिर गालियां देनी शुरू कर दी। विधायक गोपाल मंडल कहने लगे कि हाँ, हम रखे हैं, अभी भी रखे हैं, दिखाऊं क्या, निकालूं क्या, कहना क्या चाहते हो, रखे हैं पिस्तौल। इसके बाद सवाल फिर किया गया कि अस्पताल जैसी जगह पर पिस्तौल ले जाने की क्या जरूरत थी? विधायक क्या पिस्तौल हाथ में लेकर के लहराएंगे? इस सवाल पर भी जदयू विधायक गोपाल मंडल तिलमिला गए। उन्होंने कहा कि हाँ, हम लहराएंगे, तुम लोग हमारा बाप हो क्या? इस सवाल ने मानो विधायक के सम्मान पर कुठाराघात कर दिया। जब तमतमाते हुए विधायक ने कहा कि हाँ, हम लहराएंगे, तुम लोग हमारा बाप हो क्या, भाग यहाँ से। उसके बाद गाली देनी शुरू कर दी। हैरानी वाली बात तो यह है कि जिस समय जदयू दफ्तर के गेट पर विधायक अपनी दबंगई के सबूत दे रहे थे, जब उस समय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार दफ्तर के अंदर मौजूद थे। दरअसल आपको बता दूं कि बीते दिनों गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के, यानी कि बिहार के गोपालगंज जिला के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल मायागंज के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में पिस्तौल लेकर के पहुंचे थे, जहां उनके साथ सुरक्षा गार्ड भी थे। विधायक के हाथ में रिवॉल्वर देख करके लोग डरे सहमे नजर आए थे। इसके बाद वे वहां से अपने सुरक्षा गार्ड के साथ हाथ में पिस्तौल लेकर के वहां से वापस निकल गए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा में सुधार को लेकर के लाख दावा कर रहे हो, लेकिन आज भी सुदूर इलाकों में स्थित विद्यालयों की स्थिति कुछ अलग ही बयां कर रही है। यह ताजा मामला बांका जिला के अमरपुर प्रखंड के अंतर्गत बिशनपुर पंचायत के मंचगाया गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय की है। बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने विद्यालय व्यवस्था की सारे पोल खोल दिया है। जब विद्यालय परिसर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। वहीं अगर देखा जाए तो फिर इन दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के व्यवस्था को लेकर के एक्शन मोड में है। अक्सर वे सरकारी स्कूलों के निरीक्षण करते हुए देखे जाते हैं या करते रहते हैं। अब देखना होगा कि इस विद्यालय की सुध शिक्षा विभाग के सचिव कब लेते हैं। बारिश की पानी विद्यालय परिसर एवं विद्यालय के कमरे में भर जाने की वजह से विद्यालय में अधरतन छात्र एवं छात्राएं सड़क पर खुले आसमान के नीचे बैठ करके पढ़ने को मजबूर हो गए। मौके पर पंचायत के वार्ड सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि विद्यालय का स्थापना ग्रामीण के सहयोग से सन 1950 ईस्वी में किया गया था, जब विद्यालय की छत पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। जब विद्यालय में आए दिन छत का मलबा गिर जाता है, ऐसी स्थिति में विद्यालय के शिक्षक अपना जान हथेली पर रख करके छात्रों को पढ़ाने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट आगे बढ़ गई है। अब 10वीं कक्षा के लिए स्कूल के प्रमुख 12 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म भर करके जमा कर सकते हैं। जहां इसके लिए शिक्षण संस्थानों के हेड्स को आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर के फॉर्म भरना है। जहां बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की है। जहां इसके मुताबिक मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हुए स्टूडेंट्स के उनके शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि में विस्तार किया गया है। जहां इस बढ़ी हुई तिथि के तहत स्टूडेंट का ऑनलाइन फॉर्म secondary.biharboardonline.com के माध्यम से 12 अक्टूबर 2023 तक भरा जाएगा। जहाँ इसके अलावा जारी सूचना में यह भी कहा गया है कि आवेदन पत्र भरने या फिर मैट्रिक परीक्षा के लिए शुल्क भुगतान करने में किसी भी असुविधा के मामले में शिक्षण संस्थान हेल्पलाइन नंबर 0612223207 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले फिर से एनडीए को झटका लग सकता है। ये झटका बिहार की सियासत में भूचाल लाने वाला है। लोकसभा चुनाव के पहले रीअलाइनमेंट देखने मिलेगा, जब लोकसभा चुनाव के पहले दलों में फूट होना तय है। ऐसे में सूत्र का कहना है कि जीतन राम मांझी एनडीए से रिश्ता तोड़ने का मन बना चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बात हो चुकी है। बुधवार को राजगीर में उनकी जदयू नेतृत्व से मुलाकात हुई है और इस मीटिंग में सब तय हो चुका है। जीतन राम मांझी एनडीए से नाता तोड़ते हैं तो फिर ये नीतीश कुमार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। चिराग पासवान, जनक राम और फिर जीतन राम मांझी को सामने रखकर के बीजेपी की दलील है कि दलित आबादी उसके पक्ष में वोट करेगी। इसी में सेंधमारी करते हुए जीतन राम मांझी को लुभाने में नीतीश कामयाब हो गए हैं। जीतन राम मांझी का फिर से नीतीश कुमार के पक्ष में जाने का एक बड़ा कारण बिहार का जातीय सर्वे है। इस सर्वे में खुलासा हुआ है कि मुसहर समाज की आबादी 3% है। जीतन राम मांझी इस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब बीजेपी ने जनक राम को आगे लाई है, जनक राम, जीतन राम मांझी और फिर चिराग पासवान मिल जाते हैं तो फिर 20% वोट एनडीए की ओर जाने की बात कही जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार
सोशल इंजीनियरिंग में माहिर माने जाते हैं। हालांकि स्वास्थ्य कारण से या फिर अन्य कारण से वे हाल के दिनों में थोड़े से ढीले नजर आ रहे हैं, लेकिन कास्ट समीकरण को कैसे फिट करना है नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता। यह इंडिया गठबंधन के पास मीरा कुमार और फिर शिव चंद्र राम जैसे नेता है। ऐसे नेता के नाम पर रविदास समाज में गठबंधन सेंधमारी की योजना बना रही है। मुसहर समाज इंडिया गठबंधन के पास आ जाता है तो फिर एनडीए पर इसका असर पड़ेगा। 20% वोट पर नुकसान हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस सर्वे के आंकड़े के मुताबिक बिहार में मौजूदा मुस्लिम आबादी में 73% मुस्लिम बैकवर्ड क्लास यानी कि पिछड़े वर्ग के हैं। इन्हें पसमानंदा मुस्लिम भी कहा जाता है। अरबी में पसमानंदा शब्द का मतलब होता है पीछे छूटे हुए लोग। इसके बाद पूर्व सांसद अली अनवर ने कहा है कि मुसलमानों की एक ही पहचान है, ये मिथक अब टूट गया है। या समुदाय में जातिवाद की स्थिति में इसे अब मुंह नहीं मोड़ा जा सकेगा। या उनके इस बयान के बाद इस्लाम में जातिवाद को लेकर के नए सिरे से चर्चा तेज हो गई है। केंद्र की सत्ता में मौजूद बीजेपी लगातार पसमानंदा मुसलमानों के बीच गहरी पैठ सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। जब बीजेपी लंबे समय से बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की सरकार पर सरकारी नौकरियों में ईबीसी यानी कि अति पिछड़े वर्ग के नाम पर मुसलमानों को अधिक नौकरी देने को लेकर के तुष्टिकरण का आरोप लगाती रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रमुख के लक्ष्मण ने कहा है कि समस्या यही कि बिहार में अति पिछड़े कोटा में हिंदू समुदाय को छोड़कर के अधिक से अधिक मुस्लिम लोगों को बिहार में नौकरी दी जा रही है। इससे हिंदू समुदाय के पिछड़े वर्ग के लोग अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। बिहार के जातीय सर्वे में ये बात सामने आ चुकी है कि सूबे में 17.7% मुस्लिम आबादी है, जिसमें 27% अग्रणी जाति के मुसलमान हैं, जबकि 73% बैकवर्ड क्लास के हैं। वहीं हिंदू समुदाय की बात करें तो फिर राज्य में रहने वाले केवल 10.6% ही अग्रणी जाति के हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।